तो गाइस यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की पूरी तैयारी। तो इतिहास में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ आपको मिलेगा यहीं पर, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। एक ऐसा पेपर का यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है जिससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आस्क किए जाएंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं अगस्त 1942 में, अगस्त 1946 में, या फिर अगस्त 1900। फिर से यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि 42 यहाँ पर 43 होगा, अगस्त 1945। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदरा, नेक्स्ट यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी, अगला यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है लखनऊ। आपको बताना है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। तो लखनऊ जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग ऑप्शन है, दिल्ली जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है, फतेहपुर सीकरी वी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, इसके बाद इसका हम राइट ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 1936 में, सेकंड ऑप्शन है 1335, और नेक्स्ट है 1321, नेक्स्ट है 1322। आपको बताना है कि विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर 1322 गलत ऑप्शन, 1321 भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। इसके बाद यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से बुद्ध का मूल नाम था। तो बुद्ध का मूल नाम क्या था, गौतम, सेकंड ऑप्शन है सिद्धार्थ, नेक्स्ट है महावीर, इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है गोमती पुत्र। तो बुद्ध का जो मूल नाम है वो क्या था। तो गौतम जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है, महावीर भी यहाँ पर गलत है ऑप्शन में, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है गोमती पुत्र, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ। बुद्ध का मूल नाम था, क्या था, सिद्धार्थ। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है भारवी ने, नेक्स्ट है हरिशेर, और इसके बाद थर्ड नंबर पर है बाणभट्ट, एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की। तो वो की है हरिशेर ने। ठीक है, बाणभट्ट, कालिदास, भारवी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है, राइट हो जाएंगे हरिशेर। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे हिस्ट्री के पेपर में। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। आप लिखोगे सर अलेक्जेंडर किंगडम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI के पहले महानिदेशक थे। वे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और पुरातात्विक थे। उन्होंने भारत में कई स्थलों की खुदाई कराई जिनमें सारनाथ और सांची प्रमुख हैं। अलेक्जेंडर किंगडम को अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है, आपको ध्यान रखना है, सर अलेक्जेंडर किंगडम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की। तो यहाँ पर यह आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में दिया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि प्रयाग प्रशिस्त या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना हरिशेर ने की थी। यह संस्कृत में लिखी गई थी। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी, और इसके बाद आपको लिखना है कि हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। और इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देख चुके हो। तो प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेर ने। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर गाइस इसका जो आंसर है किस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है उसको देख लीजिए। आप लिखोगे काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नाम के गांव में हुआ था। इसके बाद आप लिखोगे यह एक सशस्त्र डकैती थी। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती या
काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद कर लीजिए क्या लिखोगी कि इस घटना को काकोरी षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती और या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नाम के गांव में हुआ था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 प्रमुख कारण थे। फर्स्ट, क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय कारण क्या था? द्वितीय कारण था द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण का भय। तो भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? फर्स्ट था कि क्रिप्स मिशन की असफलता और सेकंड कारण वहाँ पर आप लिख कर आओगे कि द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण का भय। ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न आप देख चुकी हो। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको थोड़ा लॉन्ग में वहाँ पर लिख कर आना है। इसमें आप लिखोगे कि योजनाबद्ध नगर और भवन, काष्ठ के औजारों का इस्तेमाल, शहरीकरण, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और पशुपालन, शिल्प, नाव बनाने का काम, मुहर बनाना। और इसके बाद आपको लिखना है कि टेराकोटा निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर लिखना है। पहले हेडिंग डालोगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट डालकर योजनाबद्ध नगर और भवन। इसके आगे आपको क्या करना है, आप लिखोगे इसकी विशेषताओं में आप लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। हड़प्पावासी पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। हड़प्पावासी अरब सागर के तट पर कुशल नौवहन प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पावासी उत्तरी अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियां बसाते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि हड़प्पावासी दजला फ्रात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से व्यापार करते थे। हड़प्पावासी प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे। इसके बाद आपको लिखना है कि हड़प्पावासी सीढ़ीदार घरों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और नेक्स्ट आप लिखोगे हड़प्पावासी अपने घरों में स्तंभों वाले हॉल, स्नानघर, पक्के फर्श, रसोई, कुएं आदि बनाते थे। हड़प्पावासी सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से आपको ये लिख कर आना है। नेक्स्ट है कि सालभंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आप लिखोगे कि सालभंजिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप लिखोगे कि साल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई इन्हें मध्यनिका और शिलाबालिका भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि सालभंजिका पत्थरों से बनी एक महिला की दुर्लभ व विशिष्ट संरचना है जो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि 11पुर में पाई गई यह मूर्तियाँ 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सालभंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत के प्रमुख विचार और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है कि सूफीवाद एवं आध्यात्मिक परंपरा है। सूफी मत के प्रमुख विचार और विशेषताएं ये हैं। पहले आपको एक लाइन लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि ईश्वर के साथ मिलने को सबसे अहम माना जाता है। ईश्वर और उनके भक्तों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मशुद्ध पर जोर दिया जाता है। ईश्वर के साथ सीधा और व्यक्तिगत अनुभव पाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आप लिखोगे ईश्वर को प्रियतमा के समान माना जाता है। ईश्वर के प्रेम, प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के जरिए ईश्वर के साथ
एकता हासिल की जाती है। ईश्वर की याद में बार बार की जाने वाली प्रार्थना या ध्यान को जिक्र कहा जाता है। सूफी संतों ने अपने उद्देश्यों के जरिए लोगों को प्रेम, संवर्धन और मानवता का संदेश दिया है। इसके नीचे जो लिखा है वो आपको वहाँ पर लिख कर आना है। इसके बाद 2 लाइनें आपको और लिखनी है कि सूफी संगीत को कव्वाली और समा कहा जाता है। सूफी संतों ने सूफी मज़ारों का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आस्क किया जाता है। आप लिखोगे कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। ये महिलाएं शाही घर के कामकाज में शामिल रहती थी और कई मामलों में उनका अहम योगदान था। शाही महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा और भी आपको यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन में आप लिखोगे कि मुगल साम्राज्य में शाही महिलाओं की भूमिका, शाही परिवार की कई महिलाएं प्रतिभाशाली और विद्वान थीं, जैसे कि गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी। शाही महिलाओं को जागीरें दी जाती थी जिससे उन्हें कर मिलता था। शाही महिलाएं उपहार, पुरस्कार और भेंट में मिले सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों का रख रखाव करती थी। शाही महिलाएं अपनी जागीर के कृषक और प्रशासनिक विकास के लिए जिम्मेदार थीं। और इसके बाद इनके बारे में यहाँ पर आप लिखोगे कि शाही महिलाओं ने कई बाजार और सराय बनवाई। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि शाही महिलाओं ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। तो मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन आपको करना था। तो इस तरह से वहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि पर टिप्पणी लिखिए। आप लिखोगे कि सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रणनीतिक नीति थी। इस नीति के जरिए कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ गठबंधन किया था। इस संधि के तहत कंपनी भारतीय शासकों को सुरक्षा मुहैया कराती थी और बदले में शासक कंपनी को धन देते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि इस नीति से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ा। तो सहायक संधि पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से पहले वहाँ पर आपको लिखना है। इसके बारे में कुछ और भी यहाँ पर दिया गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि सहायक संधि पर अगर टिप्पणी लिखने को आए तो आप किस तरह से पूरा आंसर लिखोगे। आप लिखोगे इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। इस सेना को बनाए रखने के लिए शासकों को कंपनी को धन देना पड़ता था। शासक कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकते थे। शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं कर सकते थे। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि शासकों और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कंपनी एक अंग्रेज को नियुक्त करती थी। भारतीय प्रांतों को यूरोपीय राष्ट्रों के साथ कोई व्यापार नहीं करने दिया जाता था। तो सहायक संधि पर टिप्पणी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप पहले इस तरह से लिखोगे मौर्य वंश की विशेषताएं, और इसमें आपको लिखना है चूंकि इतने बड़े साम्राज्य के लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए राजवंश के संचालन की प्राथमिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साम्राज्य को 5 प्राथमिक सरकारी केंद्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। उदाहरण के लिए क्रमशः तक्षशिला और उज्जैनी को व्यापार नेटवर्क बनाना जारी रखना था, जबकि सुवर्णगिरी, जिसका अर्थ है स्वर्ण पर्वत, कर्नाटक की सोने की खदानों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण था।
तो मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है और इसकी विशेषताएं थोड़ा लॉन्ग में ही आपको लिखना है क्योंकि ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इतना लिखने के बाद इसके बारे में आप लिखोगे स्थायी सेना, और इसमें आपको लिखना है कि ऐसे विविध और विस्तृत क्षेत्र का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। जैसा कि मेगस्थनीज ने दिखाया है कि मौर्यों के पास एक दुर्जय सेना थी। उन्होंने सैन्य समन्वय के लिए 6 अलग-अलग समितियों को भी निर्दिष्ट किया है, जिनमें से प्रत्येक 6 उपसमितियां हैं। एक सेना का प्रभारी था और दूसरा परिवहन और भोजन का, तीसरा नियमित योद्धाओं का, चौथा घोड़े का, पांचवा रथों का और छठा हाथियों का। इसके बाद आप लिखोगे कि शाही सम्राटों को विशाल राजनीतिक केंद्रों के प्रबंधन के रूप में स्थापित करना, क्योंकि उन्हें शाही राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी। इसके बाद आप लिखोगे कि अशोक के शासनकाल के दौरान उन्होंने धम्म के विचारों को फैलाकर अपने साम्राज्य को एक साथ रखने का काम किया, जो सरल थी और अब लगभग सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। उनका कहना है कि इससे इस धरती पर और फिर अगली धरती पर लोगों की खुशहाली सुनिश्चित होगी। ठीक है, सुनिश्चित होगी। तो मौर्य वंश की विशेषताओं का वर्णन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए भूमि और जल मार्गों के माध्यम से संचार के मजबूत तरीके बनाए गए थे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य किलेबंदी तथा सड़क के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें पहले आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी बहुत मजबूत थी और यह शहर सड़कों के व्यापक नेटवर्क से जुड़ा था। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है किलेबंदी, और इसमें आप लिखोगे कि विजयनगर शहर 3 मजबूत परकोटों से घिरा था। किले की दीवारें विशाल और मजबूत थीं और इनमें कई बुर्ज और द्वार थे। किले के चारों ओर गहरी और चौड़ी खंदकें थीं। किले को तुंगभद्रा नदी और ग्रेनाइट पहाड़ियों के प्राकृतिक रक्षा ढांचे का लाभ मिला था। इसके बाद सड़कें हेडिंग डालकर आप लिखोगे शहर में 30 से 40 मीटर चौड़ी कई चौड़ी सड़कें थी। मंदिरों, बस्तियों और सिंचाई क्षेत्रों तक जाने वाली सड़कें 10 मीटर से कम चौड़ी थीं। प्रमुख सड़कों पर निगरानी टावरों द्वारा और विश्राम गृहों से निगरानी की जाती थी। इसके बाद आप लिखोगे सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थीं। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य किलेबंदी तथा सड़क के बारे में आप क्या जानते हैं। तो किलेबंदी हेडिंग डालकर इस तरह से आपको लिखना है और सड़कें हेडिंग डालकर इस तरह से वहाँ पर आपको लिख कर आना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। आप लिखोगे असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य ये थे: स्वराज या आज़ादी पाना, ब्रिटिश सरकार से नाता तोड़ना, ब्रिटिश सरकार और संस्थाओं से सहयोग बंद करना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना, आर्थिक राजनीतिक शोषण का विरोध करना। इसके बाद आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन की ज़रूरत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में शुरू किया गया था। यह आंदोलन अहिंसक था और हिंदू मुस्लिम एकता। इसके आगे आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए काम: सरकारी स्कूलों, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, उपाधियों और सम्मानों का त्याग, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना, स्वदेशी वस्त्रों और खादी को अपनाना। चौरी चौरा की घटना के बाद
चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के जो आपके प्रमुख उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो हिस्ट्री में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर आपको दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके दिए जाएंगे पेपर में, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरह से और भी आपके मॉडल पेपर हैं उनका भी आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना।